नमस्कार, मैं अजय झा पैरवी सिकोडिकॉन और मौसम की तरफ से आप लोगों का COP27 पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने पिछले साल भी COP26 से पहले और उसके दौरान और उसके बाद COP से क्या अपेक्षाएं हैं, COP में क्या चल रहा है और COP में क्या घटा, इन सब चीजों पे हम लोगों ने पॉडकास्ट सीरीज किया था। वो आप लोगों ने सराहा था, उससे उत्साहित होके हम इस साल भी पॉडकास्ट सीरीज ये खास करके अपने हिंदी भाषी पार्टनर्स के लिए करते हैं। इस एपिसोड में हम लोग COP27 जो शर्म एल शेख में शुरू होने वाला है 6 तारीख से, अगले संडे से, और 6 से 18 तक चलेगा। तो इससे पहले 26 COP हो चुके हैं। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आप लोग जानते हैं, जो कि एक तरह से मूल वैश्विक प्रयास है कि जलवायु परिवर्तन को कैसे कम किया जाए या कैसे इसको रिवर्स किया जाए। तो COP के 26 एपिसोड हो चुके हैं और अभी तक COP में क्या एक तरह से बातचीत रही या नेगोशिएशंस रहा, ये हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। और ये हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशंस को हम 2 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले पार्ट में आप लोगों का, सब लोगों का स्वागत। जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि स्टॉकहोम की जो कॉन्फ्रेंस थी 1972 में, वो पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसने कि पर्यावरण को विश्व के चिंता पे या विश्व के राजनीतिक पटल पे लाया। और इसमें एकमात्र जो राष्ट्र प्रमुख थी वो भारत से श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी, वो हम लोगों को याद है। और उन्होंने ये भी कहा था कि गरीबी जो है प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है और जब तक हम गरीबी खत्म करने में अपने प्रयास नहीं लगाएंगे तब तक शायद प्रदूषण खत्म नहीं होगा। तो स्टॉकहोम की जो कॉन्फ्रेंस थी 1972, उसमें मुख्य विषय जो था वो प्रदूषित जल और प्रदूषित वायु था और जैव विविधता का राज था, बजाय कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पे उसमें कोई खास चर्चा नहीं थी। और हालांकि ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन तब तक एक ज्ञात विषय नहीं था। जलवायु परिवर्तन तकरीबन आप समझ लें कि 19वीं शताब्दी के मध्य से ही रिसर्च के माध्यम से लोगों की चर्चा, लोगों की मानसिकता और सरकारों की मानसिकता में लाया जाए, ऐसे प्रयास वैज्ञानिक कर रहे थे। सबसे पहले एक तरह से मैं समझता हूं कि 1860 में आयरिश साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल, जिन्होंने की स्थापित किया कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। 1938 में ब्रिटिश साइंटिस्ट गाय स्टीवर्ट थे, जिन्होंने की 20वीं शताब्दी के पहले 4 दशक में 1900 से लेके 1938 तक तापमान कैसे बढ़ रहा है ये डॉक्यूमेंट किया। 1956 में महत्वपूर्ण अमेरिकन साइंटिस्ट गिलबर्ट प्लास, उन्होंने कार्बन कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन का वातावरण में संघनन और बढ़ते हुए तापमान को स्थापित किया अपने रिसर्च के माध्यम से। और 1969 में इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी जलवायु परिवर्तन की चर्चा हुई। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि 1972 तक ये विषय ज्ञात नहीं था, लेकिन इसके बाद के दशकों में जलवायु परिवर्तन की चर्चा काफी तेजी से बढ़ी। कहा जाता है कि 1977 में जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं, खास करके तेल की, जैसे एक्सन मोबिल या शेल, उनको ज्ञात था कि जीवाश्म ईंधन जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और तापमान बढ़ता है। 1988 में जेम्स हैंसन, जो कि नासा के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अमेरिका की सेनेट की एक कमेटी के सामने एक टेस्टिमनी दी, जिसमें कि उन्होंने गहरी चिंता प्रकट की कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन और उसकी वजह से तापमान जो है वो बढ़ रहा है और इस पे जल्द ही कुछ करने की जरूरत है। एक तरह से जलवायु परिवर्तन पे चर्चाएं बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि राष्ट्र संघ ने 1988 में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC आप लोग जानते होंगे, जो कि बराबर अपनी रिपोर्टें लेके आती है और जलवायु परिवर्तन के प्रयास अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी आवश्यकता है, इसके संबंध में वैज्ञानिक तथ्य लेके सामने हमारे आती है। तो 1988 में राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और
यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राष्ट्र संघ का जो पर्यावरण कार्यक्रम है, उसके तहत जो है आईपीसीसी को इस्टेब्लिश किया गया। और 1990 में आईपीसीसी ने अपनी पहली रिपोर्ट दी। इसके साथ ही 1990 में सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट भी हुई, जो कि पहली कॉन्फ्रेंस इसकी जो है वो 1979 में हुई थी। WMO, यूनेप, यूनेस्को, बहुत सारी यूएन की एजेंसीज मिलके इनको ऑर्गेनाइज करती थी। तो 1990 में आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट और WMO के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट पे ने ये डिमांड की कि जलवायु परिवर्तन को एड्रेस करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की आवश्यकता है। और 1990 से इसकी तरफ प्रयास शुरू किए गए राष्ट्र संघ के तहत, और 1992 में ये संधि तैयार हुई, जिसको कि नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको कि हम लोग संक्षेप में UNFCCC कहते हैं। और 1992 में राष्ट्र संघ के आम सभा द्वारा इसको अंगीकार किया गया। और उसी साल जो कि रियो में बैठक हुई थी, अर्थ कॉन्फ्रेंस, उसमें इसको सिग्नेचर के लिए राष्ट्रों के हस्ताक्षर के लिए रखा गया। और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि जैव विविधता को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, जो कि दुनिया भर में मरुस्थलीकरण जो हो रहा है उसको बेहतर करने का प्रयास जो है। तो ये तीनों संधियां हस्ताक्षर के लिए रियो के कॉन्फ्रेंस में रखी गई। और उससे 1994 में 55 देशों ने जब इस पे हस्ताक्षर कर दिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन पे, तो ये एक तरह से फोर्स में आ गई या लाइव हो गई कह सकते हैं। और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो था, उसका मूल उद्देश्य था स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विथ क्लाइमेट सिस्टम। कहने का आशय ये है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, संघनन है, उसको ऐसे स्तर पे रोका जाए जिससे कि जो जलवायु का सिस्टम है या क्लाइमेट सिस्टम है, उसको मानव जनित कारणों से बहुत खतरा ना हो। तो ये मूल उद्देश्य था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय तक औद्योगिक क्रांति के चलते कुछ ही देश, गिनती के कुछ देश, यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका के देश, एशिया के कुछ देश जैसे जापान, इन्होंने ही वातावरण में उस समय काफी कार्बन डाइऑक्साइड डाला था, क्योंकि इनके यहाँ उद्योग ज्यादा विकसित हुए थे। और एक तरह से हम देखें तो 1850 से लेके 1989 तक दुनिया में वातावरण में जितना कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया, उसका 76% सिर्फ इन देशों ने, कहें हम जो उस समय के औद्योगिकृत देश थे, जैसे यूके, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, रशिया और यूरोपियन यूनियन के और जो सदस्य थे 27 देश, उन लोगों ने ही मिलके, ये 6-7 देशों ने ही मिलके 76% कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में डाला था। तो उनके इस ऐतिहासिक योगदान को मानते हुए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि प्रयास ऐसे हों जिसमें कि इक्विटी हो, और जो देश अभी तक ज्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं, अल्प विकसित हैं या अभी विकास के पथ पे चल पड़े हैं, उनको भी कुछ सुविधा दी जाए। और इसको ध्यान में रखते हुए जो एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें कहा गया जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन अधिक प्रयास ऐसे देशों को करने पड़ेंगे जिनके पास ज्यादा क्षमता है, जो ज्यादा विकास कर पाए हैं, जो ज्यादा समर्थ हैं और ज्यादा औद्योगिकृत हैं। UNFCCC लागू होने के बाद पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको जिन देशों ने हस्ताक्षर किए, आज की तारीख में अगर देखें तो इसके 197 मेंबर्स हैं। तो जो भी राष्ट्र इसको साइन करते हैं उनको पार्टीज कहा गया। और पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक जो है 1995 में बर्लिन में हुई। और बर्लिन में पहली ही बैठक में सबको, सारे देशों को ऐसा लगा कि UNFCCC जो है वो स्वैच्छिक प्रयासों पे आधारित है
और स्वैच्छिक प्रयास तो अच्छे हैं, लेकिन स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो रही है। इसलिए शायद जो बाइंडिंग कमिटमेंट्स हैं वो बेहतर होंगे और हमको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि एक बाइंडिंग कमिटमेंट वाली संधि बनाई जाए और इसके तरफ प्रयास और नेगोशिएशंस और बातचीत शुरू हुई। और ये बातचीत, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बातचीत 1997 में कॉप की तीसरी बैठक क्योटो जापान में हुई। उसमें एक तरह से ये प्रयास खत्म हुआ और एक क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर, और क्योटो प्रोटोकॉल को अंगीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल ने तकरीबन 36-38 देशों जो कि औद्योगिकृत देश थे उनको कहा कि 1990 में जितने उनके उत्सर्जन थे उस लेवल से औसतन 5.2% अपना उत्सर्जन 2012 तक कम करें। एक और व्यवस्था इसमें रखी गई कि देशों को अपना उत्सर्जन कम करने के लिए एक मार्केट मैकेनिज्म भी क्रिएट किया गया, और मार्केट मैकेनिज्म जिसको कि बाद में हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के नाम से जानते हैं। और ये खास तौर पे अमेरिका के जिद पे बनाया गया ये मार्केट मैकेनिज्म, और इससे अपेक्षा थी कि औद्योगिकृत देश अपना उत्सर्जन भले ही कम ना करें, लेकिन विकासशील देशों में या और देशों में उत्सर्जन कम करने के जो प्रयास होते हैं उससे ये कार्बन क्रेडिट खरीद सके और उस तरीके से अपना उत्सर्जन कम करने के प्रयास दिखा सके। इस पे बहुत एक तरह से छोटे देशों ने और नागर समाज के लोगों ने बहुत प्रतिरोध किया, और ये उनका मूल रूप से कहना था कि इसमें दो बहुत बड़ी खामियां हैं। एक तो जो टारगेट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के लिए जिनको एनेक्सर 1 कंट्रीज में शामिल किया गया, उसके लिए टारगेट बहुत कम था, 5.2%। ये एक बहुत लो टारगेट था। और दूसरी बड़ी खामी ये थी कि इस छोटे टारगेट को भी अचीव करने के लिए उनको एक मार्केट मैकेनिज्म का सहारा लेने की सहूलियत दी गई, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और एक तरह से क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है प्रेफरेंशियल एमिशन राइट्स एस्टैब्लिश किए गए कि जिसके पास पैसा है वो अपना प्रदूषण कम करने के बजाय कहीं और ऐसे प्रयास हों उससे अपने कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकता है और अपने प्रयासों में उत्तरोत्तर प्रगति दिखा सकता है, जबकि मूल रूप से दुनिया में उत्सर्जन कम करने की आवश्यकता है। तो 1997 में जो ये क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया, उसको लागू होने के लिए शर्त ये थी कि 55 देश, और जब 55% पूरे वैश्विक उत्सर्जन का इस संधि के तहत आ जाएगा तब ये चालू होगा। और 8 साल के इंतजार के बाद ऐसी परिस्थिति आई, रशिया ने इसको रेटिफाई किया और तब 55 देश और 55% की आवश्यकता जो है वो पूरी हुई। तो 2005 में COP11 में मॉन्ट्रियल में क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो चालू हुआ, और इसके साथ क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक बैठक होती है। क्योटो प्रोटोकॉल के जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनकी बैठक भी होती है, जिसको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज मीटिंग ऑफ पार्टीज या CMP कहते हैं। तो CMP 1 भी 2011 में COP11 के साथ आयोजित की गई। 1997 से लेके 2005 तक हर एक साल COP होते रहे, और इसमें 2002 में COP8 जो है नई दिल्ली में भी हुआ, लेकिन आउटकम्स के टर्म्स में कुछ खास बात इसमें करने लायक नहीं है। इसमें एक चीज नोटिसेबल है कि अमेरिका ने, जो कि विरोध करता रहा था, और पहले तो 1998 में उन्होंने कहा कि हम क्योटो प्रोटोकॉल साइन करेंगे, लेकिन बड़ी दिलचस्प घटना है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल कभी अमेरिकन सेनेट में प्रस्ताव नहीं किया गया या प्रेजेंट नहीं किया गया रेटिफिकेशन के लिए। और वो इस वजह से है क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन, जिसको कि बायर्ड-हेगल रिजोल्यूशन कहते हैं, वो साइन किया था, जिसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्योटो प्रोटोकॉल साइन करने से या रेटिफाई करने से प्रतिबंधित कर दिया था। उनका मानना था कि क्योटो प्रोटोकॉल अमेरिका और अमेरिकी लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है,
और जब तक भारत और चीन जैसे देश भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तब तक अमेरिका वो साइन नहीं करेगा। तो 2001 में जॉर्ज बुश ने ऑफिशियली क्योटो प्रोटोकॉल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कॉप 8 में न्यू दिल्ली में अमेरिका ने ये कोशिश की कि और देशों को अपने मत से सहमत करके ये क्योटो प्रोटोकॉल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, जो कि संभव नहीं हो पाया। क्योटो प्रोटोकॉल के चालू होने के बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण कॉप रहे, वो जैसे कॉप 14 बाली में हुआ 2008 में, और जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल का पीरियड 2008 से लेके 2012 तक का ही था, तो बाली में ये बातचीत और नेगोशिएशन शुरू की गई कि 2012 के बाद या पोस्ट 2012 के बाद क्लाइमेट नेगोशिएशंस का फ्रेमवर्क क्या होगा, और इसके लिए एक नई संधि की तरफ प्रयास करने की कोशिश की गई। और ऐसा अपेक्षित था कि अगले कॉप 15 में 2009 में, जो कि कोपेनहेगन में हुआ था, एक और नई संधि पे राष्ट्रों की सहमति बन जाएगी और उसके हिसाब से 2012 के बाद की क्लाइमेट नेगोशिएशंस का प्रोसेस चलेगा। कॉप 15 जो कि कोपेनहेगन में हुआ बहुत ही चर्चित कॉप था और 100 देशों से ज्यादा के राष्ट्राध्यक्षों ने इस कॉप में शामिल हुए, लेकिन अल्टीमेटली हम अगर देखें तो रिजल्ट के टर्म्स में कुछ खास नहीं हो पाया, और अमेरिका और ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ और कुछ देशों में जिसमें कि भारत, साउथ अफ्रीका, चाइना महत्वपूर्ण थे, इनके साथ मिलकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने एक संधि बनाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें और देशों को विश्वास में नहीं लिया गया या उनसे बातचीत नहीं की गई, कंसल्टेशन नहीं किया गया, और इस वजह से बहुत सारे देशों ने बहुत प्रतिरोध किया। जिस तरह का प्रोसेस नेगोशिएशंस के लिए अपनाया गया था, कुछ ही देश आपस में बातचीत कर रहे थे और ज्यादा देशों को इस बातचीत में शामिल होने का मौका नहीं मिला। तो इसकी वजह से कॉप ने जो कोपेनहेगन अकॉर्ड, जो कि यूएस, ईयू और कुछ देशों ने, तकरीबन 25 देशों ने मिलकर किया था, उसको रिजेक्ट कर लिया। इस कॉप में बातचीत में एक दो चीजें महत्वपूर्ण थी। ये थी कि कोपेनहेगन अकॉर्ड के तहत ये माना गया कि जो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको इस सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकना होगा, और यही एक तरह से मुख्य उद्देश्य रहेगा पोस्ट 2012 फ्रेमवर्क जो भी बनेगा। दूसरी चीज थी कि इस अकॉर्ड में ये भी कहा गया था कि अब सिर्फ औद्योगिकृत देश प्रयास नहीं करेंगे, सभी देशों को प्रयास करने की आवश्यकता है, चाहे वो छोटे देश हों या बड़े देश हों, उनका कोई हिस्टोरिकल रोल पहले के क्यूमुलेटिव एमिशन में रहा हो या नहीं रहा हो, अभी उनकी कितना उनका विकास हुआ है, उनका कितना सामर्थ्य है ऐसे प्रयासों को लेने के लिए। तो इन सब कंसिडरेशंस को दरकिनार करके ये निर्णय लिया गया था कि सभी देश अपने प्लेज देंगे, एक तरह से अपनी इच्छा बताएंगे कि हम आने वाले सालों में ये प्रयास कर सकते हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत और कन्वेंशन के तहत ये प्रयास था कि जिन देशों का ऐतिहासिक उत्सर्जन काफी ज्यादा रहा है, खास करके औद्योगिक देशों का, वो अधिक प्रयास करेंगे, त्वरित प्रयास करेंगे, और विकासशील और अल्प विकसित देश जो हैं, छोटे द्वीपीय देश जो हैं, उनको जो है टेक्नोलॉजी और संसाधन, फाइनेंस की मदद से भी कोशिश करेंगे कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है ऐसे प्रयासों का दुष्प्रभाव ना पड़े उस पे, और वो उनको भी विकसित होने के प्रयास हों। लेकिन ये एक बड़ा झटका ग्लोबल, एक तरह से कहें, इक्विटी और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लगा था, और ये एक पहला झटका था। और इन सब बातों को मनाने के लिए विकसित देशों ने एक लालच और देशों को दिया था, विकासशील और अल्प विकसित देशों को, कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो हम 2020 से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर आपको क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में देंगे। और ये मुझे लगता है कि एक बड़ा बेट था,
जो कि अगर आप देखें तो विकासशील और अल्प विकसित और द्वीपीय समूह जैसे देशों ने इस बेट की वजह से वो इस तरह के प्रयास को राजी हुए। हालांकि कोपेनहेगन अकॉर्ड की 2009 में काफी भर्त्सना हुई और खास करके 2 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसको लेके सूडान के जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा कि 2 डिग्रीज इज सर्टेन डेथ फॉर अफ्रीका। और बहुत कुछ सालों पहले से ही द्वीपीय देश और जो अल्प विकसित देश हैं, एलडीसीज हैं, उनकी डिमांड थी कि 2 डिग्री का गोल बहुत ज्यादा है। अगर हमें अपने देशों में अर्थव्यवस्था को जारी रखना है और समुदाय को एक तरह से विकास के रास्ते पे ले जाना है तो उसके लिए बढ़ते हुए तापमान को 2 डिग्री से कम पे रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए सूडान के एम्बेसडर ने ये नारा दिया था 1 डिग्री 1 अफ्रीका। उनका मानना था कि 1 डिग्री पे ही वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए और 1 डिग्री पे ही बढ़ते तापमान को रोकना चाहिए। और बड़ी आयरोनिकल बात है कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो वैश्विक तापमान औसतन 1.1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो खैर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी काफी बड़े प्रोटेस्ट रहे कोपेनहेगन में। और कोपेनहेगन में यूरोप के देशों से, अफ्रीका के देशों से चूंकि लोगों का आना आसान था तो बहुत सारे लाखों लोग इकट्ठे हुए। पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज भी किया, सैकड़ों लोग घायल भी हुए, सैकड़ों लोगों को जेलों में कुछ समय के लिए कम से कम बंद किया गया। तो एक तरह से पूरी दुनिया ने ये देखा कि पॉलिटिकल नेगोशिएशंस कैसे विफल हुए और कैसे एक तरह से कहा जाए तो जो औद्योगिकृत और विकसित देश थे उन्होंने अपने जो कमिटमेंट्स थे उस पे कैसे वो मानने को तैयार नहीं है और सारे देशों को ऐसे प्रयास करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ये कॉप को टोटल फेलियर माना गया। और बोलीविया के प्रेसिडेंट इवो मोरालेस ने कॉप के फेलियर को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम अगले साल 2010 में बोलीविया में कोचाबाम्बा नाम की जगह है, वहां पे वर्ल्ड पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड राइट्स ऑफ द मदर अर्थ ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि अगले साल उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया। 100 देशों से अधिक के लोग शामिल हुए उसमें। तो एक तरह से बहुत बड़ा फेलियर रहा कोपेनहेगन कॉप। इसके अगले साल 2010 में मेक्सिको में कनकून में ऑर्गेनाइज किया गया कॉप, जो कि कॉप 16 था। कॉप की 16वां संस्करण था ये। और इसमें आयरोनिकली जो निर्णय देशों ने पिछले साल मानने से इनकार कर दिया था कोपेनहेगन, विकसित देशों ने सारे देशों को इस साल एग्जैक्टली उन्हीं निर्णयों के लिए मना लिया गया। और इसमें मूल रूप से ये रहा कि सभी देश प्रयास करेंगे और वो कितना प्रयास कर सकते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉप में रखेंगे। और इन प्रयासों के बदले उनको जो है 2020 से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी जाएगी क्लाइमेट फाइनेंस में। और उससे पहले भी कुछ फास्ट स्टार्ट फाइनेंस में विकासशील और अल्प विकसित देशों की मदद जो है वो विकसित देश करेंगे। सारे देशों को कहा गया कि 2020 तक आप अपना उत्सर्जन कम कितना कर सकते हैं इसका एक प्लेज दें। और इसके तहत आने वाले सालों में जो है देशों ने अपने वॉलंटरी प्लेज दिए। इसके अलावा एक तरफ से एक और महत्वपूर्ण निर्णय रहा जो कि ग्रीन क्लाइमेट फंड को सेटअप करने का था। कॉप के निर्णय के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड को एक तरह से सेटअप किया गया। उसको फॉर्मलाइज और ऑपरेशनलाइज करने में 3-4 साल और लगे। तो अभी तक की चर्चा में हम लोग यहाँ पे एक पड़ाव लेते हैं और हम लोगों ने देखा कि 2016 तक की कॉप की क्लाइमेट नेगोशिएशंस यात्रा में पहले जहां इक्विटी के कंसिडरेशंस थे, पहले जहां हिस्टोरिकल रोल का रिकॉग्निशन था कि जो औद्योगिकृत देश जिन्होंने दुनिया में ज्यादा प्रदूषण किया है, ज्यादा जीवाश्म ईंधन जलाया है, उसके दुष्प्रभाव दुनिया भर के लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं। और खास करके ज्यादा दुष्प्रभाव जो है अल्प विकसित देश और विकासशील देश और द्वीपीय देशों में पड़ रहे हैं।
और वहां पे लोगों की इस बदलाव को झेलने की क्षमता भी कम है क्योंकि गरीबी है और संसाधन कम है। तो एक इक्विटी और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्थापित किया गया था पहले प्रयासों में, लेकिन कोपेनहेगन और कनकून में जो निर्णय रहे उसके तहत इक्विटी और सीबीडीआर का कंसिडरेशन बिल्कुल क्लाइमेट नेगोशिएशन से बाहर कर दिया गया और ये निर्णय लिया गया कि सभी देश प्रयास करेंगे और वो स्वैच्छिक प्रयास होंगे। किसी देशों पे कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं होगा, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में एक जरूरियात थी, लेकिन कनकून प्लेजेस और कोपेनहेगन प्लेजेस के तहत ऐसी कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं थी। सभी देश स्वेच्छा से वो 2020 तक कितना उत्सर्जन कम कर सकते हैं उस पे अपने प्लेज देंगे और उसके बेसिस पे बातचीत आगे जारी रहेगी। तो अगले एपिसोड में हम लोग 2012 से क्लाइमेट नेगोशिएशंस में क्या हुआ उस पे चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।